हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सुर्खियों में क्यों सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो है टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे अनुच्छेदों में आपका जो है संशोधन करना पड़ेगा सरकार को। साथ ही साथ एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप क्या राय रखते हैं इस जो है मुहिम में या इस जो है फैसले में, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियोस देखिएगा अंत तक। सब पहलू पे बात करेंगे, छोटी से छोटी पहलू बात करेंगे। ठीक है, कौन सी समिति का गठन किया गया और क्या जो है प्रस्ताव पेश हैं, सब कुछ बात करते हैं। तो जाने इसके फायदे, नुकसान और कौन सी पार्टी है इसके विरोध में, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट वन नेशन वन इलेक्शंस रियली मीन्स, ठीक है, तो आपको जानना है कि आखिर इसका असली मतलब क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो अभी मोदी जी के द्वारा ही अनाउंसमेंट किया गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग का, आखिर कैसे करेगा काम, क्या होगी इसकी रूपरेखा। ठीक है, और जाने इसके फायदे और नुकसान, सब कुछ हम लोग देखेंगे काफ़ी डिटेल में। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताते चलें कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव, भारत सरकार द्वारा देश के सभी चुनावों को एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है पूरे देश में आपके चाहे लोकसभा चुनाव हो और चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसे एक ही जो है टाइम ड्यूरेशन में कराने की बात की गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बार बार जो चुनावों के खर्चे से बचेंगे और जो पूरा देश हर हर समय हर साल आपके किसी न किसी हिस्से में चुनाव हो रहे होते हैं। जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में। तो ऐसे लगातार जो है चुनाव के समर में पूरा देश जो है डूबा रहता है। इसके पीछे लास्ट में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। एक विशिष्ट समय सीमा में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। पहला क्या है, इसके सबसे उल्लेखनीय प्रस्ताव में एक लोकसभा और सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश आपके हैं, उपयोगकर्ता उपयोगों के राज्य विधानसभाओं चुनाव के एक साथ अनुबंध है। तो आपका जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, साथ में 28 राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश को लेके, ठीक है, एक बार चुनाव कराने के संबंध में है, और जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद जो है आपका, जो आपके रामनाथ कोविंद थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके जो है अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति की सिफारिश आई है कि रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। तो उनकी जो है सिफारिश जो आई है, सिफारिश जो है वन नेशन वन इलेक्शन की आई है। और इस पर काफ़ी गहन जो है सारी पार्टियों से बात करने के बाद उन्होंने ये सिफारिश की है। और इस पर जो है मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को मुहर लगा दी है। अब शीतकालीन सत्र में यह बिल जो है पेश किया जाएगा। ठीक है, तो जब शीतकालीन सत्र आपका चालू होगा तो उसमें ये बिल आएगा। और समिति का नाम क्या है, तो यह समिति भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विचारधारा में शामिल किया गया। और 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश इस समिति ने की है। 2 चरणों में कैसे है, इसको समझते हैं। तो कोविंद समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करके केंद्र और राज्य सरकारों के चुनावी चक्रों में तालमेल बिठाया जा सकता है। जैसा कि पहले देश आज़ाद हो जाने के बाद ही ऐसा जो है होता आया है और काफ़ी समय तक आया है, ये भी देखेंगे आगे हम। ठीक है, और देश भर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो 2 चरण में कैसे होंगे ये जानते हैं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होंगे। तो जो पहला चरण आपका होगा उसमें लोकसभा और आपका जो है विधायिका, सारे स्टेट के राज्य की जो विधायिकाएं हैं उनके चुनाव होंगे। और उसके बाद जो है आपका वहीं 100 दिन के बाद जब ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, उसके 100 दिन के भीतर जो है आपके दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जैसे मतलब इस बिल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद जो है हम लोग का देश 2025 में इस चुनाव को देखने के लिए तैयार है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपकी समिति है और इसने अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है। ठीक, अपनी सिफारिश सौंपी है। और आपके केंद्रीय मंत्री हैं सारे जो है प्रमुख मंत्री वगैरह लोग हैं। चलिए इस पे आगे देखते हैं। इस समिति के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं, तो अमित शाह जो है केंद्रीय मंत्री इस समिति के सदस्य थे। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री इस समिति के दूसरे सदस्य थे। ठीक है, बारी-बारी मतलब देखिए आप सब लोग, ये सारे सदस्य जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम अधीर रंजन चौधरी, मार्च में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी के संसदीय नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता हैं और ये कांग्रेस के हैं। और एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया था कि वित्तीय जो है क्या स्थिति है उसके क्या नाम है
परीक्षण के लिए, और क्या असर पड़ेगा इस पे, वित्त पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना जो है बजट लगेगा, सारी चीज़ों के ऊपर। और डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जो है पूर्व महासचिव लोकसभा के, और हरीश साल्वे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आराध्य हैं। और संजय कोठारी आपके पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, संजय कोठारी, इनको भी इसमें शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, वन नेशनल वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है, तो ये तो पता ही है, तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव करना पड़ेगा, और एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 50% राज्यों से जो है संशोधन अगर करते हैं, तो 50% जो है राज्यों से इसमें आपको जो है वहाँ से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हम। वैसे तो सेकंड पॉइंट क्या है, वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्यसभा विधानसभाएं भंग होती हैं, तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। ठीक है, इस क्रम को कैसे बनाए रखा जाएगा। तो थर्ड पॉइंट इसमें है कि अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है, और लोकसभा और विधानसभा की चुनाव अलग-अलग होने से इनकी संख्याएं पूरी पड़ जाती है, लेकिन एक साथ होने पे आपको ईवीएम की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में करनी पड़ेगी। देखिए, एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, इनको पूरा करना भी चुनौती है। ठीक है, तो चौथा चुनौती आपका ये है, ये जाने रहिएगा। इसके बाद देखते हैं पाँचवाँ पॉइंट क्या है, कि एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। ठीक है, चलिए, तो यूपी सरकार तैयार है, क्योंकि 60,000 सिपाही भर्ती जो है करा रही है, और जब तक होगा 2025 तक चुनाव अगर होता है, जैसा कि हम लोग का मानना है, तो तब तक जो है हमारे जो है कैडेट्स आ चुके होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे क्या हैं? राजकोष की बचत होगी, सबसे पहला चीज़ है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन को बार-बार चुनाव में होने वाला खर्च कम होगा, इससे देश के राजकोष में बचत होगी। विकास कार्यों में नहीं आएगी रुकावट, तो जो विकास कार्य आपके हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि चूंकि इलेक्शन के समय चुनाव क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को चुनाव परिणाम आने तक रोक दिया जाता है। तो आप देखते होंगे कि लोकसभा चुनाव में एक बार आचार संहिता लगती है, फिर राज्यसभा के चुनाव में एक बार आचार संहिता लगती है, फिर आपके पंचायत चुनाव में लगती है, तो बार-बार आचार संहिता के ही जाल में जो है हमारा देश फँसा रहता है। तो इस वजह से आपका विकास भी रुक जाता है। तो ऐसे में एक चुनाव के होने से विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी और तेज़ी से काम होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा पॉइंट है। काले धन पर लगेगी लगाम, इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय एजेंसी और चुनाव आयोग की कई रिपोर्टों में बताया गया है कि चुनाव के दौरान काले धन का भरपूर उपयोग किया जाता है, और एक चुनाव होने से इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। और सरकारी कर्मचारियों का समय नहीं होगा बर्बाद, तो वाक़ई में सरकारी कर्मचारी बताइए कितना मेहनत से चुनाव कराते हैं, फिर जो है चुनाव खत्म होता है, फिर दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो चूँकि चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए शिक्षक, स्कूल, कॉलेज के साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों की मदद ली जाती है, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का काम जो है प्रभावित नहीं होगा, ऐसा जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या-क्या जो है प्रावधान हैं, और सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझते चल रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो देखिए, वोटिंग पैटर्न, एक चुनाव होने के फ़ायदे होने के साथ-साथ नुकसान भी हैं, जो इस प्रकार हैं। अब हम लोग नुकसान पे बात करेंगे, क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न ना आपका प्रभावित होगा। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग एजेंडा पर लड़े जाते हैं। दोनों चुनाव एक साथ होने की स्थिति में वोटर जो है राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर एक ही पैटर्न में वोट डाल सकते हैं। तो ऐसा जो है, इसके ऊपर हम भी डिस्कशन कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो उनका भी मानना ये था कि इससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएँगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे से प्रभावित हो जाएँगे, होकर एक ही पैटर्न वो वोट डाल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय पार्टियाँ होंगी खारिज। ठीक है? तो क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है, भारत के कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, तो वहीं क्षेत्रीय दल जो आपके क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टियां पावर की बदौलत आसानी से चुनाव में लाभ कमा सकती है। तो ये जो है मुद्दा था, इसके ऊपर हम लोग अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी डिस्कशन किए, तो ये चीज़ें हम लोगों के भी समझ में आ रही हैं। ठीक है? तो देखिए, कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं।
तो ये तो आपको जग जाहिर सी चीज़ें हैं। चुनाव रिजल्ट में देरी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। चूंकि देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं। इसके साथ ही चुनाव मतपत्र से करवाने की मांग भी की गई है। ऐसे में एक देश एक चुनाव की स्थिति में मतपत्रों की गिनती में काफ़ी समय लग सकता है। तो ये समस्या आपके सामने आएगा कि मान लीजिए चुनाव का रिजल्ट घोषित करने में समय आपका ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो है लोग प्रभावित भी कर दें, ठीक है, मतों को। अधिक संसाधनों की ज़रूरत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये समस्या है कि भारत देश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में सभी चुनाव एक समय पर करवाने के लिए वर्तमान के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग ने एक ईवीएम और वीवीपैट को खरीदने में कम से कम 9,284.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इन मशीनों को हर 15 साल में बदलना होगा, जो काफ़ी खर्चीला साबित होगा। आयोग ने एक चुनाव कराने का लगभग खर्चा 500 करोड़ रुपया आका है। तो 500 करोड़ रुपया एक चुनाव कराने में आपका खर्चा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। संविधान संशोधन जो होगा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में 5 अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसको देख लीजिए। तो अनुच्छेद जो 83 आपका है, ठीक है, अनुच्छेद जो 83 आपका है, इसमें जो है आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या चीज़ दे रखा है कि यह संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि बात ये किया गया है कि मान लीजिए चुनाव अगर एक बार होगा, 5 साल के लिए चुनाव आपका होगा, ठीक है, 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। अच्छा, इस 5 वर्ष के बीच में अगर किसी राज्य में 2 साल जो है सरकार चलने के बाद, हो सकता है गठबंधन की सरकार हो या कोई वजह से अगर यहाँ सरकार गिर जाती है, तो जो अगला चुनाव यहाँ पे होगा इस जगह पे, तो ये अगले 3 साल के लिए ही सरकार रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से अनुच्छेद 83 में जो है आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ मामला है। अनुच्छेद 172 या राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है, तो सेम इसमें भी वही पैटर्न आपका क्यों अपनाया जाएगा बता चुके हैं। अनुच्छेद 85 या राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है, तो लोकसभा का जो विघटन होता है इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 या राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा। और अनुच्छेद 356 या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी आपको संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले जो है आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो देखिए, इसके अलावा दल बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची भी कुछ बदलाव करने होंगे, ठीक है। तो दल बदल में भी आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि उसमें भी संशोधन करना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा दल बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़ी हुई संविधान की 10वीं जो अनुसूची है उसमें भी आपका बदलाव करना पड़ेगा, ये जाने रहिए। तो ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए इसमें और आगे हम देखते हैं। आज़ादी के बाद एक साथ हो सकेंगे चुनाव, ठीक है। भारत के लिए यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आज़ादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 4 बार ऐसा हुआ है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। तो जब राज्यों का नए-नए राज्यों का जब गठन होता गया, तो चुनाव आपका अलग-अलग समय पे होने लगे, ठीक है। तो ये समस्या आपको देखने को मिली है, तो ये जाने रहिएगा। इसके बाद देखते हैं क्या जो है डिटेल में। वोट, देखिए वोट का अधिकार हम लोगों का है। तो इन देशों में होते हैं एक साथ चुनाव, कहाँ-कहाँ। वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद करने वाला भारत पहला देश नहीं है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर भरोसा करते हैं। इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन आपका है, बेल्जियम है, इंग्लैंड है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है, फिलीपींस है, ब्राजील, बोल्विया है, कोलंबिया और ग्वाटेमाला जैसे देश शामिल हैं। तो ये सारे देश जो है इसमें शामिल हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्नों को लेके चलते हैं, ठीक है। जो आप लोग के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनको देख लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? तो उत्तर आपका है वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य है कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव शामिल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कोविंद समिति की रिपोर्ट कब मंजूरी दी गई थी? तो कोविंद समिति की रिपोर्ट को कब मंजूरी दी गई? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे राजकोष की बचत, विकास कार्यों में रुकावट नहीं, काले धन पर लगाम और सरकारी कर्मचारियों का समय बचाना शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या हो सकते हैं? ठीक है, इसके नुकसान में वोटिंग पैटर्न का प्रभावित होना, क्षेत्रीय पार्टियों का खारिज होना, चुनाव परिणाम में देरी और अधिक संसाधनों की आवश्यकता शामिल है। और इससे क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे भी आपके
दब जाएँगे, ठीक है? अगला प्रश्न आपका है विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रहा है? तो विपक्ष का कहना है कि इससे वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा और यह क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, विपक्ष का कहना है। भारत में पहले एक साथ चुनाव कब हुए थे? तो भारत में 1951 1952 से लेके 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, ठीक है? तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण जुड़े सारे टर्म जो कि न्यूज़ में है और सुर्खियों में है, तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो काफ़ी डिटेल में चीज़ों को हम बता दिए आप लोगों को, तो आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, आप लोगों की क्या राय है? एक बार ज़रा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं? आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं, तो उसके जो है अगेंस्ट में आप हमें कमेंट कीजिएगा, अपना जो है व्यू रखिएगा, तो उस पे भी एक वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है? उस पे भी जनता की व्यूज़ पे भी एक वीडियो हम ज़रूर बनाएँगे, तो एक बार आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और सुर्खियों की सीरीज़ के अंतर्गत ये वीडियो आपका चल रहा है, ऐसे ही डेली अच्छे-अच्छे टॉपिक पे आपके वीडियोज़ आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।